गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक बार इसराइल और अरब युद्ध को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। मैं आज बताऊंगा कि किस तरह से अरब में और इसराइल में बराबर लड़ाइयां चलती रही और जो आखिरी लड़ाई आज चल रही है, हो सकता है इसके बाद भी कोई और लड़ाइयां हो, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से विनाशकारी ये लड़ाई है उसे हम आखिरी ही नाम दें तभी अच्छा होगा। लगता है डू और डाई वाला मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी एक एनालिसिस लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं आपको जो कुछ मेरे मन में है, जो कुछ मेरे समझ में आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग सुने, कमेंट करें और बताएं कि जो मेरी आइडियोलॉजी है, जो मेरा तरीका है, वो कहां तक सच है और किस तरह से ये ये फैक्ट्स कहां तक सही है। मुझे उम्मीद है आप लोग इस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो हम ये देखते हैं कि इससे पहले हमने बताया कि बराबर इसराइल और अरब्स यानी कि पैलेस्टीनियन आपस में बराबर युद्ध में रहे। जब से ये इसराइल की स्थापना हुई तभी से इसको अरब्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। विश्व के बहुत सारे देशों ने इस इसराइल को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने कहा कि जबरदस्ती थोपा गया एक इलीगल, एक नाजायज राज्य है, ये किसी भी तरह से इसको जायज ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन आपस में दोनों की लड़ाइयां थी। इसे अमेरिका का सपोर्ट था, इसे इंग्लैंड का सपोर्ट था, बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट था। ये लोग भी बहुत ज्यादा जुझारू थे और उन्होंने ठान लिया था कि इस बार वो भागने वाले नहीं है कभी भी, और इस बार वो भगाने वालों में से है और पूरे फिलिस्तीन पर ही नहीं बल्कि और इससे लगा हुआ जो भी राज्य है उस पर कब्जा करेंगे और बृहद फिलिस्तीन, बृहद इसराइल की स्थापना करेंगे। इस तरह का मूड था। बहरहाल इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया, इन्होंने साइंस के ऊपर फोकस दिया, इन्होंने फिजिक्स के ऊपर पढ़ाई की, इन्होंने तमाम सारी डेवलपमेंट्स की, इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर पढ़ाई की और नतीजा यह है आज दुनिया में इसका मुकाबला करने वाला कोई भी राज्य नहीं है। कितना राज्य छोटा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बताना चाहता हूं कि दोनों में आपसी लड़ाई रही। इसराइल में हम देखते हैं तमाम सारे लोगों ने, अरब्स ने मिलकर के सोचा 1967 में कि इस इसराइल को समाप्त कर दें। तकरीबन 7 राज्य थे मुसलमानों के, उन सब ने मिलकर के हमला किया था इसराइल पे और इस इसराइल ने अकेले इन 7 राज्य पे और अंदर ही अंदर बहुत सारे और दूसरे भी सपोर्ट करते रहेंगे, इनके ऊपर हमला बोला, इन्होंने इसके ऊपर हमला बोला। नतीजा ये हुआ इसराइल ने लड़ाई जीत ली, इसराइल विनर रहा, जीत लिया। अब उसका हौसला इतना बढ़ गया कि वह और ज्यादा तेजी के साथ इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया, इस फिलिस्तीनी राज्य के ऊपर, ये जो फिलिस्तीन है ना, इसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। हम ये देखते हैं कि जो फिलिस्तीनी आबादी फिलहाल वजूद में थी वह एक थी गाजा स्ट्रिप, ये गाजा पट्टी कहलाती है, ये इलाका वेस्ट बैंक कहलाता है। तो इस तरह से 2 क्षेत्र में इसराइली, वो सारे पैलेस्टीनियंस थे और बकिया पर इसराइल का पूरा कब्जा हो गया था। ये नक्शा है 1967 का, जब इसने अरब को हराया था। उसने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों पर अलग अलग विचारधारा के लोग रूल कर रहे थे। गजा जो छोटा सा क्षेत्र था, ये गजा क्या पहले बताऊं मैं आप लोगों को, ये तकरीबन फिलहाल इसमें 22 लाख आबादी है, 22 लाख लोग रहते हैं इसमें और ये 365 किलोमीटर का एरिया, 365 किलोमीटर का एरिया है। और इसमें जो ओरिजिनली है वो बहुत कम है, तकरीबन 35% है, लेकिन 65% जो इसमें पैलेस्टीनियंस है वो बाहर से हैं।
यानी कि यहां से उधर से कहीं से भी भाग भाग के यहां पे इन्होंने शरण लिया है, यहां गजा में। यानी कि 35% वहां पे लोकल है, जो वहां की आबादी वाले हैं। 65% जो है 22 लाख का, वो बाहर से जाकर यहां पे बस गए हैं। तो इस तरह से यहां की आबादी बहुत ज्यादा डेंस है। इसकी लंबाई चौड़ाई अगर हम देखें तो ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, तकरीबन 41 किलोमीटर है। बस 41 किलो, सॉरी यहां नहीं लिखूं बल्कि यहां पे 41 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर है और ये है 12 किलोमीटर। यानी 12 किलोमीटर तो ऐसे ऐसे है ये, और 6 किलोमीटर ऐसे ऐसे है, इस तरह से ये है, और 41 किलोमीटर का ये है। यानी कि कुल मिलाकर के यह एरिया 365 किलोमीटर से बनता है। ये गजा गजा की बात कर रहा हूं मैं। तो इसराइल दो तरह से हमला कर रहा है, एक गजा पे भी कर रहा है, एक दूसरा इस दूसरे वेस्ट बैंक पे भी कर रहा है। अब तक जो हालत ये है, मैं आप लोगों को एक आंकड़ा देता हूं कि किस तरह से तकरीबन टोटल फिलिस्तीन, गजा और ये मिलाकर के इस लड़ाई के शुरू होने से पहले, यानी कि 2023 से पहले तक तकरीबन 4900 अरब्स जो है पैलेस्टीनियंस, वो इसराइल जेल में है। इसराइल जेल में 4900 है, और 1016 ऐसे हैं जो बिना चार्ज के हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिजनर्स हैं विदाउट चार्ज। कोई उनपे चार्जेस फ्रेम नहीं किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिजनर। 160 बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, ये अरब्स हैं जो फिलिस्तीन जेल में है। 30 लेडीज हैं, फीमेल है, और 554 जो है वहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट है। ये इसराइली जेल में है, तमाम सारे पैलेस्टीनियंस। और इनके रिलीज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी तरह से इन्हें रिलीज करने का कोई इरादा नहीं है। अब हम देखते हैं एक गजा के ऊपर। ये जो गाजा पट्टी है, ये छोटा सा इलाका जो है इस तरह से है, ये तकरीबन यूं है और यूं, ये छोटी सी पट्टी जो यहाँ पे 6 किलोमीटर, यहाँ 12 किलोमीटर, यहाँ पे 41 किलोमीटर, 365 किलोमीटर का टोटल एरिया ये गजा का है। ये एक ओपन प्रिजन की तरह से है। आबादी इतनी ज्यादा घनी है कि बिल्डिंग्स के बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, पार्क कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, और इस पर कंट्रोल है इस पहले उसका क्या नाम है, ये इसराइल का है हर तरह से। इसने इस गजा पट्टी के ऊपर कई बार हमला किया हुआ है। 2008 में इसराइल ने हमला किया, 2012 में इसने हमला किया, इसके बाद 2014 में हमला किया, फिर 2021 में हमला किया। यानी 2023 वाला जो हमला है वो 5वां है, चौथा। 8, 12, 14, 21 और 23 की बात अगर हम ना भी करें तो इन चारों हमलों में तकरीबन 4000 लोग मारे गए हैं। ये इस वक्त का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, ये पुराना है। इस वार की लड़ाई से पहले 4000 लोग मारे गए हैं, और तकरीबन 20,000 बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग मतलब ये छोटी छोटी बिल्डिंग नहीं, घर नहीं, बल्कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं। 20,000 बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस इन्होंने ढा दिए हैं। इसके अलावा 2200 बच्चे, 1200 चिल्ड्रन इन्होंने मार डाले हैं। 2200 बच्चों को इन्होंने, सिविलियंस को मारा हुआ है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सरकारी है, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इनकी तादाद, इनके मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस पे हमले की क्या वजह है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कई रीजंस इसके बताए जाते हैं पूरे फिलिस्तीन पर। एक है, जैसा कि मैंने नक्शा बना के बताया था, एक गजा पट्टी है, दूसरा वेस्ट बैंक है। जो गजा पट्टी है वहां पर शासन करती है एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है हमास पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल कम मिलिट्री पार्टी,
मिलिट्री रूल है जो वहां पे शासन करती है। दूसरा वेस्ट बैंक, वहां पे फतेह शासन करती है। यहीं पे बैतुल मुकद्दस है या मस्जिद अक्सा है, मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का किबला अव्वल है। सबसे पहले मुसलमान इस मस्जिद अक्सा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे। तो ये पार्टियां हैं। हमास एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा पे शासन करती है। ये फतेह जो है, ये इनका यासिर अराफात के बीच में और उसमें जो समझौता हुआ था कि भाई हम जो है तुम्हारे साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लड़के नहीं रहना चाहते हैं, तो उनमें तो लड़ाई कम होती है, वहां तो मस्जिद अक्सा को लेकर ही लड़ाइयां होती हैं। लेकिन ये जो हमास है ना, ये इसने कहा कि हम तुम्हारी शासन एक्सेप्ट नहीं करते। ये पूरे गजा में, आप गजा का नक्शा इस तरह से देखें, ये है गजा, ये छोटा सा एरिया गजा है। इस गजा पर इसराइल हर तरफ से, यानी कि ये है सी, मेडिटेरेनियन सी, इधर से भी इसराइल का कब्जा है पूरे गजा पे, 41 किलोमीटर पे। इधर से भी इसराइल है और इधर है इजिप्ट। हमें सिर्फ इसराइल से मतलब है, इसराइल इधर से भी है, यानी कि यह पूरी तरह से पैक है। इजिप्ट चाहे तो इधर 2 गेटवेज हैं, जब चाहे खोल सकते, इनकी तरफ 5 हैं। ये भी गेटवेज जो है, जब ये इमरजेंसी सिचुएशंस में ही ये खोले जा सकते हैं किसी उस पर, अदरवाइज ये कैद है, चारों तरफ से कैद है एक तरह से मिला करके। ये हमास जिनकी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंट्रोल करता है, ये इसराइल, जिनके पानी, वाटर सप्लाई, ये भी इसराइल कंट्रोल करता है। यानी फूड्स, ये जो खाना पीना जो भी है, वो भी तकरीबन जो सारी सप्लाई जो है वो इसराइल की है। यानी कि तकरीबन हर नेसेसरी उसके लिए ये डिपेंडेंट है गजा इसराइल का। इसराइल ही इन्हें कंट्रोल कर रहा है। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन हमास अपने आप को शासक बताती है, लेकिन इस हमास को रिकॉग्निशन नहीं है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, और पूरी दुनिया ज्यादातर ये कहती है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि ये लड़ाई पे भरोसा करता है कि हम लड़ के लेंगे। अरे भाई, जब तुम इनके हकूक नहीं दिलाओगे इन्हें जेल में, यानी कि ये ओपन एयर प्रिजन है, किसी भी तरह से जेल से कम नहीं है, चारों तरफ से बंद, एक तरफ समुद्र है और हर तरफ से इसराइल का कब्जा है। इन्हें न कहीं आ सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। ये अपने रिश्तेदारों के लिए वेस्ट बैंक भी नहीं जा सकते बीच में। अजीब सा मसला है कि कहीं थोड़ी दूर जाओ तो वहां इसराइल का नक्शा पड़ जाता है, फिर जाओ तो थोड़ा फिलिस्तीन थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाएगा, फिर जाओ फिर इसराइल लंबा लंबा चलता रहेगा। कुछ अजीब से कटा फिटा सारा मामला, एक जगह भी नहीं है। लेकिन ये जो है गजा, इसमें सारे के सारे ये अरब्स ही हैं, और ये अरब जो है ये इनकी हालत अच्छी नहीं है। आज जब युद्ध हुआ है 7 अक्टूबर को, इन्होंने थक हार के, कहा जाता है ना कि जब बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ जाता है, तो उसका बदला लेने के लिए इन लोग हथियार उठा लेते हैं, चाहे वो। लेकिन मसला यह है ना कि ये हमास क्या है, हमास के पास ताकत कितनी है। हमास को क्या ये नहीं पता कि इसराइल इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है पूरी दुनिया में। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसराइल के बारे में बता दूं, यहूदियों के बारे में बता दूं कि यहूदी क्या है, यहूदियों की पोजीशन क्या है। यहूदी की पोजीशन तकरीबन यह है कि पूरी दुनिया का 0.2% ये लोग आबादी है, इनकी पॉपुलेशन जो है पूरी दुनिया की 0.2%, यानी कि बहुत कम आबादी है, तकरीबन 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ बस। और पूरी दुनिया को मिला, इसराइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड की 0.2% है, 1.5 करोड़ है। और इस 0.2% में 27% नोबेल लॉरेट है फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, यानी फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में ये 27%, यानी कि मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं
और वो पढ़े लिखे हैं या बिजनेसमैन है जो तमाम सारी टेक्नोलॉजी से माहिर है। इसके बाद हम देखते हैं कि 38% बिजनेसमैन है तकरीबन, बिजनेसमैन है और वो पूरी दुनिया पे बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी जो भी आज हम यूज करते हैं तमाम सारी चीजें जो अच्छी क्वालिटी की, जैसे हम कहते हैं ना, दुकान पे जाते हैं कि कहते हैं वस्त्र कोई ऐसे दे दो लोकल सी, तो वो चाइना वाला माल पकड़ा देता है। अगर ये कहा जाता है कि बढ़िया दो तो वो इजराइल वाला पकड़ाता है। यानी तमाम सारी चीजें, जो कोल्ड ड्रिंक्स जिसके ऊपर मेवात में सबसे ज्यादा पी जाती है, KFC है, मैकडोनल्ड है, ये तमाम सारी चीजें, ये सब यहूदियों का है। सारा सारा बिजनेस कंट्रोल कर रखा है। ये इनके पास पैसे की कभी कमी हो ही नहीं सकती। मैं बताऊं आप लोगों को, यहां पे अगर हम बात करें यहूदियों की 1.5 करोड़ में, तो हर चौथा यहूदी जो है 1/4, यानी हर चौथा यहूदी जो है वो उसका पर ईयर $2 मिलियन इनकम है, यानी $20 लाख एनुअल इनकम है। एक एवरेज इनकम की बात कर रहा हूं मैं। पूरे दुनिया के 50 बड़े बड़े मिलियनियर्स में 10 जो मिलियनियर्स हैं वो ज्यूज हैं, 0.2% वाले 10 की कैटेगरी में आते हैं। और उन्हें आप लोग जानते हैं, माइकल ब्लूमसबर्ग, क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग, शेल्डन एंडरसन, एरिसन, इस तरह से बड़े बड़े नाम है। मार्क जुकरबर्ग तो आप जानते हैं सब, फेसबुकिया वाला। तो ये 30 साल की उम्र का, सबसे कम उम्र का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और सबसे ज्यादा पैसे वाला बिजनेसमैन है। तो इतने बड़े लोग, जिसकी पूरी दुनिया में अमेरिका, तो फिर अमेरिका की इकोनॉमी जो कंट्रोल कर रहा है, अगर यहूदी चाहे तो डॉलर जीरो पे आ जाए। सारी इकोनॉमी डोमिनेट कर रहे हैं पूरी अमेरिका की, डॉलर को खत्म कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में अमेरिका मजबूर है इन्हें सपोर्ट करने के लिए। ये किसी भी तरह से हम इस्राइल का सपोर्ट करेंगे। यही नहीं, हर मुल्क जिसकी इकोनॉमी इससे प्रभावित होती है इस्राइल से, वो करेगा। अब इनके पास धन की कमी नहीं, तमाम सारे मुल्कों में कब्जा किए बैठे हैं उनकी इकोनॉमी के ऊपर। तकरीबन 50% इकोनॉमी जो है अमेरिका की इन यहूदियों के पास है। तो ऐसे में इस हमास जो एक छोटी मोटी मिसाइल्स बना लेते हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत जज्बा है, बहुत इनके अंदर बहुत एक भावना है, धार्मिक भावना है। धार्मिक भावना इसमें कम कहेंगे, इसमें जमीनी लड़ाई है, जमीन के लिए लड़ाई है। वो अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं और ये उनकी जमीन को छीन लेना चाहते हैं। ये लड़ाई से धार्मिक धर्म से कोई लेना देना नहीं। जेरूसलम वाला मामला अलग है, लेकिन गजा वाला जो लड़ाई है, जो 7 अक्टूबर 2023 में शुरू की गई है, ये गजा की लड़ाई टोटली लैंड की जमीनी लड़ाई है। अगर उन गजा वालों को उनका हक दे दिया जाए, उनकी जमीन उन्हें लौटा दी जाए, तो कभी इनसे नहीं लड़ेंगे। वो बिल्कुल ये जेल की तरह वो जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे में ये हमास जो जिसके पास पैसे का कोई सोर्स नहीं है, जिसके पास मिसाइल्स, जो उन्होंने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा करके कुछ मिसाइल्स बना लिए हैं, कुछ लॉन्चर्स बना लिए हैं, लेकिन उस छोटे मोटे लॉन्चर से क्या बड़े बड़े बॉम्ब वो हवाई जहाज से गजा के ऊपर बरसा रहे हैं, गजा को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। ऐसे में क्या छोटी मोटी मिसाइल्स जो वो बना रहे हैं, पाइप्स के उन्होंने नाल बना करके, क्या ये पाइप से वो कामयाब हो जाएंगे? क्या वो उसमें सफल हो जाएंगे? ये कहीं भी नहीं लगता। उनके हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि वो घरों में नहीं, टनल्स में रह करके लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी जमीन के लिए, वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने उसके लिए जाति की हर हदें पार कर दिया इस्राइल ने। उसने बॉम्बिंग ऐसी की है, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सारे के सारे सब मारे जा रहे हैं। वीडियो को देखा नहीं जा सकता, कितनी बुरी तरह से विचलित करने वाले वीडियो है। यहां तक कि जब उसने आश्वासन या उसने दिया, अल्टीमेटम दिया इस्राइल ने, 24 घंटे के अंदर तुम गजा खाली कर दो। खाली करके जा रहे थे, रास्ते में उनके ऊपर मिसाइल ठोकी गई और बहुत सारे लोग, उसमें औरत बच्चे सब मारे गए, बड़े मारे गए। हजारों की तादाद में
ये है, ये छोटी मोटी तादाद नहीं है, एक बहुत बड़ी तादाद में उनका नरसंहार हो रहा है, तमाम सारे लोग मारे जा रहे हैं। बहुत बड़े चिंता का विषय है, बहुत बड़ी समस्या है ये। 7 अक्टूबर में जो लड़ाई छेड़ी गई है, मैं इसका कुछ डेटा बताना चाहता हूं। ये हमास और इसराइल में, इसमें तकरीबन अब तक जो हुआ है 3000 पैलेस्टीनियंस मारे गए। इसके अलावा 10,000 घायल हैं, उन अस्पतालों में भर्ती हैं जहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि सारी फैसिलिटी इसराइल ने खत्म कर रखी है, क्योंकि डिपेंडेंट है पूरी तरह से इसराइल पे। और लाखों लोगों ने, यानी मिलियंस ने इवैक्यूएट कर दिया, अपने घरों को छोड़ दिया है, घरों को छोड़ दिया, लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये जो आंकड़ा है 3000 का, अगर जो उस पर देखें आप, किसी बिल्डिंग के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर हमला किया जाता है, उस कॉम्प्लेक्स में कम से कम कई सौ फैमिलीज रहती हैं, उन्हें निकलने का मौका नहीं दिया गया और उनके ऊपर बम्बार्डिंग हुई, वो सारे के सारे उसमें ध्वस्त हो गए, सारे के सारे मारे गए। कुछ बचा लिए गए, थोड़े बहुत जो कुछ मरे हैं, जो बचा लिए गए, जो दबे के दबे रह गए, उनका कोई आंकड़ा नहीं है। ये 3000 में वो शामिल नहीं है, क्योंकि उन्हें बाकायदा जेसीबी से खोद के निकालने का मौका ही नहीं है, तब तक दूसरी मिसाइल उनके ऊपर आ पड़ती है। यानी कि जो पूरा डेटा जो मैंने पेश किया है ना, ये एक सरकारी डेटा है जो कहीं भी सत्य नहीं है। ऑन ग्राउंड डेटा बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंटली हम देखते हैं तकरीबन 1000 के आसपास, 1000 के आसपास इन्होंने भी इसराइलियों को मारा है, और 3000 इसमें घायल भी बताए जाते हैं। लेकिन ये डाटा तो सच हो सकता है, लेकिन ये डाटा सच नहीं हो सकता। मिसाइलें दोनों तरफ से जा रही हैं, एक तरफ से पटाखे जैसी मिसाइल जा रही है, एक तरफ से आसमान से शोले बरसाए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पूरी एरिया तबाह कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसे में विश्व का कमाल की बात यह है कि जिस यूएनओ ने रेजोल्यूशन पास करके ये कहा था 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, कम से कम 2 हिस्सों के बराबर तो अरबों को जगह मिलनी चाहिए। एक हिस्सा तो मिलना चाहिए जो यूएनओ ने कहा, वो यूएनओ नहीं बोल रहा है। आज बिजली कटी हुई है, सब पानी की सप्लाई कटी हुई है, सारी सुविधाएं बंद है, फिर भी कोई भी यूरोपियन कंट्री, कोई अमेरिका या कोई भी मुल्क ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि इस्राइल लड़ाई बंद कर दो, या हमास के ऊपर जोर दिया जाए कि तुम भी इस तरह से फुलझड़ियां छोड़ना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है। हिम्मत से ही सब कुछ नहीं होता, उनके अंदर हिम्मत भरपूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। मुसलमानों के अंदर टेक्नोलॉजी कहीं भी, किसी भी मुल्क में नहीं है। थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं ईरान में हल्का फुल्का, लेकिन उस पर इतनी पाबंदियां लगा दी गई है, वो सोच भी नहीं सकता इसराइल का चौथाई हिस्सा भी होने के लिए। यह इसराइल जिसकी जो इनडायरेक्टली तकरीबन सारे मुल्कों की इकोनॉमी, चाइना को छोड़ दे, चाइना क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन बकिया तमाम सारे मुल्कों में ये इजरायली कंपनियां जो है हावी हैं, और वहां से लगातार मुसलसल उनको पैसे की सप्लाई है, एक ड्रेन हो रहा है पूरे तमाम सारे मुल्कों से इजराइल की तरफ से, और लोग खूब इजरायली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये मानते हुए भी कि वो हराम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका यूज होना बंद नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ना तो उनके पास कोई पैसे की कमी है, ना उनके पास किसी हथियार की कमी है, और ऐसे में हम देख सकते हैं ना ही बीच में कोई बीच बचाव करने वाला आ रहा है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस पोजीशन है, जो अगर रोका नहीं गया, इस स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं की गई, तो शायद नतीजा बहुत ही बुरा हो। आप सब दुआएं करिए दुनिया में पीस के लिए, दुनिया में शांति स्थापना के लिए, क्योंकि शांति से बड़ी कोई चीज नहीं है, शांति से बढ़ के, पीस से बढ़ के कोई चीज नहीं है। इसी से दुनिया चलती है, बकिया से तो बर्बादी होती है, जैसे अब बर्बादी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।